Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस आपका कांस्टेबल 2025 का जो 1 नवंबर यानी कि आज का वेट मिनट 1 नवंबर 2025 का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड सारी ही चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका डिटेल्ड और ऑनेस्ट एग्जाम एनालिसिस आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक, ठीक है। जो हमें स्टूडेंट्स के द्वारा पता चला है, उनसे जो हमें क्वेश्चंस पता चले हैं, जो रियल क्वेश्चंस हमें मिले हैं जीके जीएस के, वो भी हम आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो गाइस, एमपीएसबी ने ये जो एग्जाम है ये पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी सेंटर्स हैं, मतलब काफी सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर इसको कंडक्ट किया है। और जो पेपर के बाद स्टूडेंट्स के रिएक्शंस से हमें जो कंप्लीट रिव्यू, मतलब हम बता सकते हैं इंफॉर्मेशन मिली है, उसके बेसिस पे ही आज का ये हम कंप्लीट रिव्यू आपको दिखाने वाले हैं जो हमने आपके लिए रेडी किया है, प्रिपेयर करा है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो और देखते हैं पेपर का फुल ब्रेकडाउन, ठीक है। और ब्रेकडाउन को दिखाने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, जैसे कि कंडक्टिंग बॉडी इस एग्जाम का था एमपीएसबी, जो कि आप जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज जान लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन है। सो इट इज गाइज नन अदर देन एमपीएसबी विच इज योर मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। पोस्ट की अगर अपन बात करें तो ये जो कांस्टेबल के लिए निकाला है उन्होंने, जीडी और ड्राइवर के लिए, उस पोस्ट के लिए है। क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होते हैं, ईच कैरिंग 1 मार्क ईच, 100 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन आपको पता ही है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एज पर स्टूडेंट्स फीडबैक ऑल्सो। और ये हमें पता है पैटर्न इसी तरह का है, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चे फ्रीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट अ लिटिल बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं पेपर का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, और आपको अंत में सारे ही जीके जीएस के क्वेश्चंस जो हैं, जो आज के इस पेपर में पूछे गए हैं, वो भी बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप करने का जरूरत नहीं है। आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा वीडियो और आपके बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड यस, बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो। इट्स फ्री फ्री फ्री, इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग, ठीक है। सो डू दैट, और हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता रहेगा टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ठीक है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं बेसिक से, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले सेक्शन वाइज एग्जाम एनालिसिस बता देती हूँ आज का जो 1 नवंबर का आपका पहली शिफ्ट का एग्जाम रहा है उसके बारे में, जिसमें गाइस सबसे पहले अगर हम सेक्शन की बात करें तो आता है जनरल नॉलेज का और रीजनिंग का सेक्शन, जिसके डिफिकल्टी लेवल आज यानी कि 1 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वो था आपका इजी टू मॉडरेट। स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि जो जीके का सेक्शन था वो काफी बैलेंस्ड था, मतलब 40 to 50% क्वेश्चंस जो थे वो उनके द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश जीके जो है उसी से रिलेटेड थे, मतलब एमपी स्टैटिक जीके हो गया, एमपी जीके हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज एमपी का पेपर हो रहा है, स्टेट वाइज है, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे जोर डाला ही जाएगा डेफिनेटली। इट्स प्री मतलब कहते हैं ना कि इट्स वेरी ऑब्वियस वाला चीज है, ठीक है। कॉमन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो एमपी रिवर्स हो गया, डैम्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, सीएम हो गया, गवर्नर रिलेटेड स्टैटिक इन्फो हो गई। ये तो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं और से नहीं बन रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स से बन रहे हैं। बेसिक अगर हम पॉलिटी की बात करें तो उसमें बेसिक पॉलिटी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, कुछ ऐसी बेसिक से पॉलिटी आपसे पूछी गई थी। और रीजनिंग में तो वही है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन और एनालॉजी, यही टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आए थे और आगे भी आएंगे। स्टूडेंट के फीडबैक की अगर हम बात करें तो गाइज उनके हिसाब से अगर मैं वर्ड टू वर्ड बताऊं, उन्होंने हमें ऐसा बताया कि जीके सिंपल था पर एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफी थे, रीजनिंग जो था वो डायरेक्ट था लेकिन टाइम मैनेज करना था। सो गाइज अगेन आई एम इंसिस्टिंग दिस कि हमेशा आपको मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, whenever you are preparing for any government exam it is very necessary for you to manage your time, ठीक है। आपके पास वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होना जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेज अगर आपने एग्जाम में नहीं किया
किया तो आपका पेपर या तो छूट जाएगा या फिर कोई ना कोई सेक्शन आप हड़बड़ी में गड़बड़ कर देंगे. सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू मैनेज योर टाइम. स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना जरूरी है, और ये सब करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, ये सब अचीव करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप मॉक टेस्ट दें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जिससे कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकेंगे. ठीक है, सो दैट्स अबाउट हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 35 से 40 आप इस सेक्शन के लिए अज्यूम कर सकते हैं. नेक्स्ट अब देख लेते हैं साइंस और सिंपल अरिथमेटिक लेवल का जो चीजें पूछा गया इस सेक्शन में. गाइस जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट रहा है, ना तो वो इजी था ना वो डिफिकल्ट था, मॉडरेट लेवल का पेपर आपका आया था. केमिस्ट्री से 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे बच्चों ने बताया, और साइंस में बायोलॉजी भी थी, फिजिक्स भी थी, और अगेन बायोलॉजी और फिजिक्स में ही डोमिनेटिंग रहा है पूरे सेक्शन में. ठीक है, इनका डोमिनेशन ज्यादा चला है. कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि पूछे गए उसमें हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम हो गया, डिजीजेस हो गया, विटामिन्स हो गया, लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि आपके 30 अक्टूबर का पेपर भी अभी हमने डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा. उसमें लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन था. फ्लेमिंग्स का जो रूल है, फर्स्ट रूल, उसका भी क्वेश्चन पूछा गया था. सो लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, बेसिक जो भी यूनिट्स होती हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक हैं जिनसे चीजें पूछी गई थी. सो गाइस स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर हम इस सेक्शन के लिए बात करें तो गाइस बच्चों का कहना था कि जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी लेवल के ही थे, तो इट इज अ वेरी प्लस पॉइंट. अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रखा है 8 to 10 लेवल का, तो इट रियली वाज इजी फॉर यू टू गिव द एग्जामिनेशन. मैथ्स की बात करें तो बच्चों ने बताया कि जो मैथमेटिक्स था वो ट्रिकी था लेकिन डुएबल था. थोड़े से क्वेश्चंस ट्रिकी थे और ट्रिकी होने के कारण थोड़ा सा टाइम डिमांड कर रहे थे, लेकिन डुएबल था. गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 32-33 फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. नेक्स्ट गाइज हम अगला सेक्शन देख लेते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटी. सो गाइज इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटी की अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं जो कि आज के पेपर में रही है, तो वो आसान कहा बच्चों ने, एंड टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं था, और डायरेक्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो इट वाज रियली अ काइंड ऑफ इजी पेपर. टॉपिक्स जो कि पूछे गए तो गाइज उसमें नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, डायरेक्शंस, कैलेंडर एंड क्लॉक बेसिक्स, ये सभी क्वेश्चंस कवर किए थे. So that's about intellectual and mental ability. So next guys, if we talk about students feedback for this particular section, तो guys बच्चों ने बताया कि जो रीजनिंग का सेक्शन था वो इजी था, मोस्टली मतलब ऐसे ही टॉपिक्स आए थे जो कि बच्चों ने एक्सपेक्ट किए थे. ठीक है, सो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वर देयर. जो मॉक टेस्ट दिए थे उनसे मिलते जुलते पैटर्न थे, तो मॉक टेस्ट लगाने का बच्चों को काफी ज्यादा फायदा मिला, तो दे वर वेरी हैप्पी. एंड रीजन यही रहा है उनके इजी कहने का कि उन्होंने जो पढ़ा वही पेपर में आ गया. सो इट्स अ प्लस पॉइंट. गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं इस सेक्शन के लिए तो 25 to 30. ओके गाइज, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवरऑल डिफिकल्टी और अटेम्प्ट्स का समरी. ठीक है, सो जीके एंड रीजनिंग का जैसे मैं बता ही चुकी हूँ आपको, इजी टू मॉडरेट रहा है. 35 से 40 गुड अटेम्प्ट्स आप मान सकते हो. साइंस एंड मैथ्स में आपको मॉडरेट अगेन डिफिकल्टी लेवल रहा है, और 30 से 33 कहीं ना कहीं आप गुड अटेम्प्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. मेंटल एबिलिटी इजी रहा है डेफिनेटली, और 25 से 30 गुड अटेम्प्ट्स, मतलब पेपर क्योंकि इजी रहा है ऑल इन ऑल. ठीक है, तो आप कह सकते हो कट ऑफ हाई जा सकता है. और टोटल अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 85 to 90 गुड अटेम्प्ट्स आप कंसिडर कर सकते हो या एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट अब मैं बात करूं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर का, जो कि ट्रेंड और फीडबैक के बेसिस पर है. सो गाइस जनरल, यस यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं. सो गाइस जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो सेफ स्कोर आपका आउट ऑफ 100 85 to 90 रह सकता है. ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का हम देखें सो 80 to 85 रह सकता है. शेड्यूल्ड कास्ट का 72 to 78, शेड्यूल्ड ट्राइब का 68 to 75, एंड नेक्स्ट वी हैव ईडब्ल्यूएस जो होते हैं जो उनका 80 to 85 आप आउट ऑफ 100 सेफ स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट गाइज डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो वेरी करेगी स्लाइटली बेस्ड ऑन रीजन एंड डिफिकल्टी ऑफ अपकमिंग शिफ्ट्स. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड एंड फीडबैक, एंड हमने जितना देखा है उसको एनालाइज करके. ठीक है, तो आप एक से एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो.
ओके गाइस, सो हमारे की टेकअवेज क्या हैं अगली शिफ्ट के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो अगली शिफ्ट में जिनके एग्जाम्स लगे हुए हैं। सो गाइस, आपको क्या करना है, यू नीड टू फोकस मोर ऑन एमपी जीके, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके, मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रिवर्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट की स्कीम हो गई। वैसे तो आप इंडियन, मतलब एक होता है ना कि कंप्लीट इंडिया का भी ध्यान में रखो, लेकिन मेनली जो एमपी है उस पर फोकस करो, ठीक है। एमपी की रिवर्स, एमपी की नेशनल पार्क, एमपी का सीएम, एमपी की स्टेट ओरिएंटेड जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स रही हैं वो सब पे थोड़ा थोड़ा आपको फोकस रखना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो साइंस की एनसीईआरटी बुक का, क्लास 8 to 10 लेवल का, स्पेशली बायोलॉजी, उसको अच्छे से पी जाओ, अच्छे से घोल के वर्ड टू वर्ड सारा एनसीईआरटी रट लो, क्योंकि नथिंग एल्स इज गोइंग टू बी देयर इन द एग्जामिनेशन अदर देन दैट। इसके अलावा यू नीड टू स्ट्रेंथन अरिथमेटिक बेसिक, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, एवरेज हो गया, इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपको, ये मेरा सजेशन रहेगा। बिकॉज कितनी अच्छी बात है भाई, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप खुला तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप आराम से वो चीज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि एक्यूरेसी के साथ आप चीजें मैक्सिमाइज करो, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एंड एट लास्ट, रिवाइज रीजनिंग पैटर्न्स फ्रॉम मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, उतना आपको एक एनवायरमेंट होता है ना, एग्जाम लाइक एनवायरमेंट, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे। सो डू दैट, और अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी भी बढ़ाओ। स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट भी आपका स्किल बढ़ेगा। सो डू दैट। ओके गाइस, सो मोटा मोटा डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस मैं आपको दे चुकी हूँ आज के पेपर का, ठीक है, 1 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का। नाउ इज द टाइम टू डिस्कस ऑल दोज जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त हुए हैं और जो आज के पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। अब वो कैसे क्वेश्चंस थे, कौन से क्वेश्चंस थे, चलो जल्दी से देखते हैं। सो नंबर 1 वी हैव व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम स्वनिधि योजना। सो गाइज मैं बता दूं, पीएम स्वनिधि एक ऐसी योजना है जो कि काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस साल जितने हुए हैं उनमें पूछी गई है। सो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये पीएम स्वनिधि योजना, और इसके बारे में जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। सो गाइस, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ये एक आपको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करता है, किनको, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको, जिससे कि वो क्या कर सके, वो उनकी जो वर्किंग कैपिटल नीड्स हैं उनको सपोर्ट कर सकें, जिससे कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका होगा वो काफी ज्यादा प्रमोट होगा, और जो उनकी लाइवलीहुड रिकवरी होगी वो भी इनेबल होगी। सो दिस इज द पर्टिकुलर मेन एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप कह सकते हो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अगला गाइस आपसे पूछा गया था जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका पीएच लेवल कितना होता है। सो गाइस, ह्यूमन बॉडी का पीएच इज अराउंड बिटवीन 7.35 एंड 7.45, सो समवेयर देयर इन बिटवीन। नेक्स्ट आपको पूछा गया था वेयर इज द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स सेलिब्रेटेड। सबसे पहले तो मैंने ये क्वेश्चन देखा था ना, तो आई वाज लाइक इज इट अ रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ व्हाट, क्योंकि 100 ड्रम्स का क्या सीन है। बट देन व्हेन आई रिसर्च्ड अ लिटिल, फिर मुझे पता चला ओके इट्स अ काइंड ऑफ फेस्टिवल जो कि इस तरह से मनाया जाता है। सो गाइस, बेसिकली फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स जो है ये आपका वंगाला उत्सव के नाम से जाना जाता है, और ये मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। सो मेघालय इज द स्टेट जहां पे वंगाला उत्सव के नाम से ये 100 ड्रम्स का फेस्टिवल मनाया जाता है। अदर देन दिस मुझे एक इंफॉर्मेशन और मिली है 100 ड्रम्स परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ये चीज भी मैं कहूंगी आप नोट कर लो, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था कि ये एनुअली, यानी कि हर साल नवंबर के महीने में ये जो फेस्टिवल होता है ये गारो विलेजेस में किया जाता है, जिनका मेन इवेंट होता है आसनांग, जो कि तुरा, जो कि वेस्ट गारो हिल्स के पास में है, वहां पर किया जाता है। 100 ड्रम्स परफॉर्मेंस की जाती है, और 100 ड्रम्स जो हैं वो बजाए जाते हैं इन यूनाइसन, मार्किंग द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल क्रेसेंडो ऑफ द फेस्टिवल, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा टू शेयर विथ यू गाइस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई मेंशन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ग्राम उदय योजना कब शुरू करी गई थी। सो गाइस, 2016 में। उदित योजना से रिलेटेड क्वेश्चन भी था कि जो उदिता योजना है ये किस चीज से रिलेटेड है। सो बेसिकली ये जो उदिता योजना है गाइज, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि प्रिपेयर करी गई है, और इसमें प्रिपेयर करी जाती हैं वो सारी एक्टिविटीज जो कि जो युवा लड़कियां होती हैं, ठीक है,
उनके लिए by creating a platform to discuss issues related to nutrition and health of adolescent girls. जो युवा गर्ल्स हैं, ठीक है, उस एज में उनको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू नो प्यूबर्टी हिट्स एंड days and all periods and everything they get starts. तो आपको उस टाइम में कौन से ऐसे न्यूट्रिशन है जो कि आपको बेनिफिट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें डिस्कस होती हैं और उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है. सो बेसिकली वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. सो अंडर दिस उदिता स्कीम जो हेल्थ है उसमें मेंस्ट्रुएशन ऑफ अ टीनेजर उसको प्रमोट करा जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी मंथ गर्ल्स जो होती हैं वो इतना पेन झेलती हैं, उनका ब्लड लॉस होता है शरीर से. सो you know, awareness is really important because young girls जो होती है when they face such things for the very first time, it becomes a really you know difficult situation for them to handle it at first. बाद में तो obviously हर महीने का है तो we get along with it, but initially it is something like that. So it needs to be promoted more and more. और उदिता योजना ही यही करती है, उस चीज का अवेयरनेस फैलाती है, सारे इश्यूज जो उस चीज से रिलेटेड होती हैं वो डिस्कस करती है, बच्चों की यू नो जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं उनके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उस चीज से रिलेटेड वो सब कुछ बताती हैं, और उनके न्यूट्रिशन का, उनकी हेल्थ का वो कैसे ध्यान रख सकते हैं उससे रिलेटेड चीजें भी वो शेयर करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि भीमगढ़ डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है. सो गाइस, भीमगढ़ डैम जो है सबसे पहले चीज तो आप ये जान लो मध्य प्रदेश में ही है, और ये मध्य प्रदेश में एक वाइन गंगा रिवर है उस पर बिल्ट किया गया है. इट लाइज एट सदर्न रीजन ऑफ स्टेट नियर छापरा इन सियोनी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए. मेनी टाइम्स दिस डैम इज रेफर्ड एज संजय सरोवर. काफी बार ये जो भीमगढ़ डैम है उसको संजय सरोवर डैम के नाम से भी जाना जाता है. तो आपको पता होना चाहिए दैट संजय सरोवर डैम इज द अदर नेम ऑफ भीमगढ़ डैम. ठीक है, इट इज स्पेशल एंड काउंटेड अमंगस्ट लार्जेस्ट अर्दन डैम्स ऑफ एशिया रीजन. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉर यू गाइज टू नोट कि इट इज काउंटेड अमंग लार्जेस्ट अर्दन डैम्स ऑफ एशिया रीजन. Okay, we have next question. Which national park is the oldest in Madhya Pradesh? तो guys, मध्य प्रदेश का एक ऐसा नेशनल पार्क which is the oldest, तो वो है कान्हा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व. ये जो कान्हा नेशनल पार्क है वो अपने अपने सेवरल कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरीज के लिए बहुत ज्यादा जाना माना जाता है, बहुत ज्यादा रिनाउंड है. और ये जो कान्हा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है दैट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विद 940 स्क्वायर. ठीक है, ये इसका हमने एरिया भी बता दिया. ये मांडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहां पर लोकेटेड है, और ये 1955 में बना था, एंड आफ्टर देन इट बिकेम वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनल पार्क्स फॉर प्रोजेक्ट टाइगर. सो दैट्स अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज धामोनी मेला सेलिब्रेटेड? सो गाइस, जो धामोनी मेला है ये सागर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है. सो सागर डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर. और ये जो धामोनी अर्ज है ये मध्य प्रदेश का जो सागर डिस्ट्रिक्ट है जो कि धामोनी में लोकेटेड है वो ऑर्गेनाइज करवाता है. और ये जो है ये आपके अप्रैल मई मंथ जो होते हैं उस समय में सेलिब्रेट किया जाता है. धामोनी जो है ये कम से कम 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है सागर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि झांसी रोड पर है. सो सागर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके, धामोनी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वेयर इज धामोनी मेला यू नो सेलिब्रेटेड इन विच मॉस्क? तो गाइज, जो धामोनी अर्स फेयर है ये एक एनुअल इवेंट है जो कि मस्तान शाह वाली, जो कि धामोनी सागर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. सो मस्तान शाह वाली करेक्ट आंसर होगा, वहां पर इसको मनाया जाता है. और ये जो फेयर है ये हर साल अप्रैल और मई के महीने में मनाया जाता है, जिसमें काफी सारे नंबर ऑफ डिवोटीज दे डू गैदर टुगेदर एंड प्रे एंड सेलिब्रेट. ओके, नेक्स्ट इज विच इज द फेमस एंड द वेरी पॉपुलर बुक ऑफ कार्ल मार्क्स? तो गाइज, हम सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो काफी चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं, और वो जो है वो बहुत ही
ज्यादा जाने जाते हैं, एज इन ही इज बेस्ट नोन फॉर 1848 पैम्फलेट जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसके लिए कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। एंड रिटन विद फ्रेडरिक एंगेल्स, तो उन्होंने ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था वो फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर लिखा था, और उनकी 3 वॉल्यूम दास कैपिटल जो है, जो कि 1867-1894 में, वो भी काफी रिच थी, काफी ज्यादा पॉपुलर थी, काफी ज्यादा फेमस थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। Okay, next question. Which metal reacts most rapidly with oxygen when exposed to air? So guys, हम सब जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे metals होते हैं जब उनको हवा में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, when they are exposed in air, उनको मिलती है ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जैसे ही उन्हें ऑक्सीजन मिलती है वो बहुत तगड़ी तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो ऐसे कौन से मेटल हैं? सो गाइस, उसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो कि सबसे जल्दी रिएक्ट करता है एज एन व्हेन वो ऑक्सीजन को एक्सपोज होता है, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू एयर, पोटेशियम रैपिडली ऑक्सीडाइजेस एंड फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड, वो तुरंत से पोटेशियम ऑक्साइड बना देता है, विच इज नोन एज K2O, एंड पोटेशियम पेरोक्साइड, जो कि आपका K2O2 के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी रिएक्टिविटी है ना, वो बहुत ज्यादा तगड़ी है, काफी ज्यादा तेज है with oxygen. So K2O for potassium oxide and K2O2 for potassium peroxide. अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, सो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू समथिंग अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, ऐसे मेटल्स अब आप देख सकते हो इस रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम से शुरू हुआ है। सो दीज आर द फास्टेस्ट, और जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे फिर वो बन जाएंगे लोएस्ट। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम इज द फास्टेस्ट रिएक्टिव अपना जो एलिमेंट है, और इधर निकेल जो है ये मतलब बहुत स्लोएस्ट आप कह सकते हो, या सबसे लास्ट में होता है। सो इसी तरह से आप बीच के देख सकते हो, पोटेशियम के बाद सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और अंत में निकेल, ठीक है। तो तेजी से होने वाले ये रहे, धीरे से होने वाले ये रहे। Okay, next is sodium and aluminium belong to the third period, where we move upward in a group of the periodic table. Then what happens to the elements property? तो guys, जो जैसे जैसे आप upward move करते हैं ना, जो आपके पास periodic table है, ठीक है, in a group of periodic table, तो elements की properties में क्या changes देखने को मिलता है? So basically होता क्या है, जो melting point होता है metal का, जो metal elements होते हैं, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, जो उनका मेटल एलिमेंट्स है वो बढ़ता चला जाता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एज एन इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ इन मेटेलिक बॉन्डिंग। Okay, next question is which river is most used for irrigation in Madhya Pradesh? So guys, ऐसी कुछ rivers हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल है इस स्टेट में, थॉरो पेरेनियल रिवर्स, जैसे कि नर्मदा हो गया, सोन हो गया, ताप्ती हो गया, चंबल हो गया, वैनगंगा हो गया, ठीक है। ये सारी रिवर्स हैं जिनके पास न्यूमरस पेरेनियल ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन एक ऐसी नदी जो कि सबसे ज्यादा यूज करी जाती है इरिगेशन फैसिलिटी के लिए मध्य प्रदेश में, तो वो है नर्मदा रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम इन मध्य प्रदेश? सो गाइज, ये जो है इसकी हम बात कर रहे हैं पीएम किसान योजना की। सो जो पीएम किसान योजना है, इसका जो मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यही है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सप्लीमेंट फार्मर्स इनकम। इसके अलावा वो ये भी चीज इंश्योर करते हैं दैट दे आर गिविंग दैट सस्टेनेबल फार्मिंग इनकम टू द फार्मर्स, ठीक है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी पीएम किसान का, इस पीएम किसान योजना का, वो यही है टू सेफगार्ड SMF फ्रॉम रिसोर्टिंग टू मनी लेंडर्स टू मीट एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस, thereby ensuring their sustained engagement in farming activities, ठीक है।
Next question we have under the IMF, यानी कि International Monetary Fund, who served as the first deputy managing director from 2022 to 24 and is an India American economist. So guys, 2022 से लेके 24 तक एक ऐसे इंसान ने जिसने रोल प्ले करा है एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अंडर द IMF, और वो एक इंडिया अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं. उनका नाम है गीता गोपीनाथ, जो कि 8 दिसंबर 1971 को जन्मी थी, और वो एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जो कि करंटली सर्व कर रही हैं एज द ग्रेगरी एंड एनिया कॉफनी प्रोफेसर of economics at Harvard University, and previously she has served as the first deputy managing director of the International Monetary Fund, which is IMF in short, from 21st of January 2022 to 31st of August 2025. Okay, next question. Under a Hindu Marriage Act 1955, a child born during the marriage or within how many days after its dissolution is considered to the legitimate considered as the legitimate child of the husband. So guys, if a person, yani ki if a child, here we talking about in person, so if a child is born within the duration of a valid marriage or within 280 days after its dissolution while the mother remain unmarried, तो उसको हम conclusive proof के साथ बोल सकते हैं that he or she, that the child is legitimate child of that man, except non-access between the parents to the marriage is satisfactorily proved. तो guys, कितने दिन हो गए? 280 days आपका correct answer होगा. Okay, next question and the last question for today's video we have, when was the Rajghat Dam opened? तो guys, जो Rajghat Dam है ये आपका साल 2006 में ओपन हुआ था. And if we talk about the height of this dam, तो guys 43.8 मीटर का हाइट है. लेंथ की बात करें तो 11,200 मीटर का लेंथ है. ये जो राजघाट डैम है ये एक इंटरस्टेट डैम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था. मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश साथ में जिन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था इसको बेटवा रिवर पे अबाउट 14 किलोमीटर फ्रॉम हिस्टोरिकल प्लेस जिसका नाम है चंदेरी, जो कि अगेन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. एंड इट इज 22 किलोमीटर्स फ्रॉम ललितपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है. सो राजघाट डैम कब बना? 2006 में. सो गाइज, ये था हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल 1 नवंबर 2025 का आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक और सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन के साथ. अगर आपने एग्जाम दिया है, आपका एग्जाम कैसा हुआ है, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके अटेम्प्ट्स और पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा. वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू. एंड इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, एनी क्वेश्चन इन द वीडियो, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. वो बाकी बच्चों को मदद करेगा. एंड यस, ऐसे ही ऑथेंटिक एनालिसिस और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करो, ज्यादा से ज्यादा अपने यारों दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करो सो दैट उनका भी कुछ भला हो जाए. राइट? सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पायरेंट्स. नेक्स्ट शिफ्ट के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए. नेक्स्ट एग्जाम आपका जब भी है, एंड यस, आपका सिलेक्शन निश्चित है गाइज, होगा ही होगा. आज नहीं तो कल होगा, पर प्रिपरेशन अच्छी रखो. इट डेफिनेटली गोइंग टू हैपन समवेयर sometime. आज के लिए गाइज बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए बस इतना ही. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल. थैंक यू.